नमस्कार, स्वागत है आपका प्रिय भारत पर और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। तो देखिए, बिहार की कई विधानसभा सीटों का इस वक्त हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, साथ ही समझा रहे हैं किस सीट पर कौन-कौन से उम्मीदवार इस समय उतर चुके हैं और उस सीट पर किसकी जीत और हार हो सकती है। आज हम लोग बात करेंगे पूर्णिया की। पूर्णिया विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। वैसे पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से सांसद है, लेकिन पूर्णिया विधानसभा बीजेपी के हिस्से में आती है, यानी 2020 में यहाँ से बीजेपी ने चुनाव जीता। इससे पहले भी बीजेपी का यहाँ पर कब्जा रहा। तो 2025 की तस्वीर क्या बनती है? चर्चा में हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल आइडिया के संपादक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल लूंगी सर कि पूर्णिया का समीकरण क्या कहता है? पूर्णिया में बीजेपी के जो मौजूदा विधायक है, क्या बीजेपी उनको दोबारा से टिकट देकर रिपीट करेगी या फिर कई और नाम सामने आ चुके हैं जिन्हें बीजेपी से टिकट मिल सकता है? देखिए अर्पिता, पूर्णिया विधानसभा का जो सीट है वो एक शहरी विधानसभा सीट है। आप अगर कई जिलों में, बिहार के कई जिलों में शहरी विधानसभा सीटों की स्थिति देखेंगी तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि वहां पर जितने भी कोण होते हैं उसमें एक सबसे मजबूत खूंटा होता है भारतीय जनता पार्टी का। जैसे पटना शहर में देख लीजिए आप, पटना शहरी विधानसभा सीटें जितनी भी है प्राय बीजेपी जीतती है। दरभंगा चले जाइए, उसके बाद मुजफ्फरपुर, पिछली बार भले ही बीजेपी हार गई थी लेकिन वहां से भी बीजेपी जीतती है। हाजीपुर का विधानसभा सीट मैं गिनवा रहा हूं आपको लगातार। देखिए शहरी विधानसभा सीट जितनी भी है, छपरा विधानसभा सीट, सारण, ठीक है। फिर चलिए आप गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, ठीक है, दरभंगा। तो ये जितने भी विधानसभा शहर का विधानसभा सीट है, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है, जितने भी ये शहरी विधानसभा सीट है प्रायः बीजेपी जीतती है ऐसा लग। तो इसीलिए मैंने कहा कि शहर में विधानसभा सीट वो बीजेपी मजबूत है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। बीजेपी कभी अगर हारती है ये शहरी विधानसभा सीटें तो अपनी गलती से हारती है। जैसे मुजफ्फरपुर पिछली बार हार गई बीजेपी, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए तो बीजेपी अपनी गलती से हारी है, ठीक है। वैसे ही अगर आप पूर्णिया में बीजेपी गलती ना करे और टिकट किस सही उम्मीदवार को दे, बीजेपी क्या कुछ यहाँ बदलाव की तैयारी में है? क्योंकि हमने देखा है कि 2010 और 15 और 20 लगातार तीनों में बीजेपी को अच्छी खासी जीत मिली है। विजय खेमका 2015 में भी चुनाव जीते थे, 2020 में भी जीते। तो क्या 25 की भी तैयारी है विजय खेमका की? नहीं, 2010 में भी बीजेपी के राजकिशोर केसरी ही चुनाव जीते थे वहां से, ठीक है। और 2010 में फिर बाद में उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी चुनाव जीती थी। उससे पहले अगर देखेंगे तो फिर 2005 में भी केसरी जी चुनाव जीते थे, राजकिशोर केसरी, लेकिन राजकिशोर केसरी की हत्या हो गई थी। आपको पता होगा कि रूपम पाठक नाम की एक महिला थी जिसने की चाकू गोदकर उनकी हत्या कर दी थी राजकिशोर केसरी की। उसके बाद से लगातार दो विधानसभा चुनाव, 2015 का भी विधानसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव विजय खेमका ने जीता है। विजय खेमका पूर्णिया शहर में लोकप्रिय है, वैश्य वर्ग से आते हैं, ठीक है। वहां जो समीकरण है उस आधार पर आप कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सुरक्षित सीट मानी जाती है। उम्मीदवार बदलने की संभावना कम है, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। उम्मीदवार बदलने की संभावना कम है। अब बात करते हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन से वहां पर मुझे लगता है कि इंदु सिन्हा जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी वो, या फिर उदय सिंह की चर्चा चल रही है जो पूर्व में लोकसभा के सदस्य रहे हैं पूर्णिया लोकसभा सीट से, तो वो बीजेपी में थे लेकिन कांग्रेस में चले गए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वहां से पूर्णिया विधानसभा सीट से उदय सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं अगर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, तो मुकाबला कड़ा होगा, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि कारण इसलिए है कि वहां देखिए, वहां बीजेपी के जीतने का जो कारण रहा है वो उसमें है कि वैश्य वर्ग के मतदाता एक तरफा बीजेपी के साथ रहे हैं। उसके बाद सवर्ण मतदाता बीजेपी के साथ एक तरफा रहे हैं। सवर्णों की भी संख्या, वैश्यों की भी संख्या अच्छी खासी है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि पूर्णिया शहर विधानसभा सीट पर जो बीजेपी का, वहां यादवों की संख्या कम है, ठीक है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। तो इसीलिए जब मुसलमानों से मुकाबला हो जाता है तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले की स्थिति बनती है। तो इसीलिए वहां आप देखेंगे। और तीसरा एक और चीज, वो सीट जो है आपको अर्पिता, एक जमाने में वो सीपीआई
सीपीएम की मजबूत सीट हुआ करती थी। अजीत सरकार वहां से पूर्णिया से विधायक हुआ करते थे, ठीक है, जिसकी हत्या का आरोप पप्पू यादव पर लगा था, और पप्पू यादव काफी चर्चित, वर्षों तक, बिल्कुल काफी चर्चित ये मुद्दा रहा है अजीत सरकार का, और इसी वजह से पूर्णिया विधानसभा भी हॉट सीट के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि इस सीट का इतिहास आज भी लोगों को याद दिलाता है कि पूर्णिया में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो चुका है। एक बड़ा सवाल प्रदीप जी ये भी है कि पूर्णिया में प्रभाव अब पप्पू यादव का भी होगा, जो कि अब कांग्रेस के एक मजबूत चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में है। और बीजेपी के लिए ठीक आपने कहा कि इस बार चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि कांग्रेस न सिर्फ पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को भी ला चुकी है, और सीमांचल का ये इलाका है, कन्हैया कुमार के चाहने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसे में पूर्णिया में चुनौतियां बीजेपी के लिए बढ़ चुकी है। तो आपके हिसाब से अगर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा होता है, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत बीजेपी को हो सकती है, कांटे की टक्कर हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है। कहा कि पूर्णिया विधानसभा सीट पर अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो उदय सिंह टक्कर दे सकते हैं, ठीक है, उदय सिंह, कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उदय सिंह वहां मुकाबला टक्कर दे सकते हैं भाजपा के उम्मीदवार को। इसके अलावे वर्तमान में ऐसा कोई भी उम्मीदवार महागठबंधन के पास नहीं है जो कि पूर्णिया शहर में बीजेपी को टक्कर दे सके। इवन पप्पू यादव भी अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया शहर सीट से पप्पू यादव का चुनाव जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि पप्पू, आप पिछला लोकसभा चुनाव में का जो परिणाम है उसको भी निकाल कर देख लीजिए अर्पिता। पूर्णिया विधानसभा सीट पर जो विधानसभावार मत है उसमें पूर्णिया विधानसभा, शहरी विधानसभा सीट पर पप्पू यादव की स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि वहां पर बीजेपी अगर हारेगी तो अपनी गलती से हारेगी, कोई ऐसा काम कर जाए बीजेपी जिससे कि वो बीजेपी के लिए सेल्फ गोल की स्थिति बने, तभी बीजेपी वहां से हारेगी। अदरवाइज पूर्णिया विधानसभा सीट बीजेपी के लिए एक सेफ सीट के कैटेगरी में आप इस सीट को रख सकती है, जहां बीजेपी के जीतने की 80% से ज्यादा चांस होगा। कुल मिलाकर पूर्णिया का जो है मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है प्रदीप सर, और इसलिए शायद पूर्णिया को लेकर सबकी दिलचस्पी ये जानने में भी बढ़ गई है कि यहाँ का समीकरण क्या कहता है, जो यहाँ का वोट बैंक है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें, यहाँ जितने मतदाताओं की जनसंख्या है उसके अनुसार किसकी तादाद यहाँ अच्छी खासी है, जो जीत हार का अंतर तय करते हैं, उन वोटर्स का अगर आप जिक्र करें। उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज है कि वहां वैश्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। सवर्ण मतदाता भी ठीक ठाक है, और अति पिछड़ा समाज है। यादवों की संख्या है लेकिन प्रभावी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यादव और मुसलमान मिलकर जो है वो सीट जीत जाए, ऐसा संभव नहीं है वहां पर। और यही कारण है कि देखिए विगत 2005 के बाद से लगातार बिहार का अति पिछड़ा समाज जो है लगातार लालू यादव के खिलाफ वोट करता रहा है। मतलब यादव मुसलमान कॉम्बिनेशन जो है उसके खिलाफ वोट जाता रहा है। सवर्ण पहले से ही मतलब एंटी लालू है। इसके अलावा वैश्य वर्ग के मतदाता माने जाते हैं कि वो कंप्लीट हिंदूवादी सोच के होते हैं प्राय वैसे वोटर्स, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट भी बीजेपी का होता है वहां से लगातार, चाहे वो पहले राजकिशोर केसरी रहे हो, चाहे बीच में किरण केसरी रहे हो, या फिर अभी विजय खेमका है, कोई भी उम्मीदवार हो प्रायः बीजेपी का उम्मीदवार। जब से वहां अजीत सरकार की हत्या हुई ना अर्पिता, उसके बाद से अजीत सरकार की हत्या के बाद एक चुनाव माधवी सरकार जो उनकी पत्नी थी वो चुनाव जीती थी। इसके बाद से लगातार बीजेपी वहां वो सीट जीतती आ रही है। इसीलिए बीजेपी को वहां सीट निकालने में मेरे अनुसार तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तब तक कि जब तक बीजेपी कोई सेल्फ गोल न कर ले। ध्रुवीकरण की संभावना प्रदीप जी यहाँ पर क्या दिख रही है? देखिए आपने कई चर्चाओं में ये कहा है कि अगर कन्हैया बिहार में आते हैं तो कन्हैया कुमार वर्सेस बीजेपी नहीं होगा, कन्हैया कुमार वर्सेस मोदी होगा। यहाँ पर जो ध्रुवीकरण होगा वो सीधे सीधे जो केंद्र की सत्ता सियासत में जो ध्रुवीकरण होता है कुछ वैसा ध्रुवीकरण होगा। और पूर्णिया उसी लिहाज से कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर सीट आती है कि यहाँ बीजेपी के लिए वही समीकरण भारी पड़ सकता है। नहीं पड़ेगा भारी, आसान हो जाएगा अगर कन्हैया कुमार जितना ज्यादा सक्रिय रहेंगे। देखिए
कन्हैया कुमार कहाँ प्रभावी होंगे, इस बात को समझिए। कन्हैया कुमार वहां प्रभावी होंगे जहां पर कि मुसलमानों का वोट, दलितों का वोट और जिसे हम कहते हैं ना कि सेकुलर वोट की, जहां पर जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी का आधार क्षेत्र है। जैसे अगर बेगूसराय जिले की बात अगर मैं करूं तो बेगूसराय में बछवाड़ा विधानसभा सीट है जहां पर सीपीआई के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई विधानसभा सीट है बिहार में जहां पर कि कन्हैया कुमार का असर होगा, जहां मुसलमानों का संख्या है। लगता है जैसे अब किशनगंज है, तो किशनगंज में अररिया जिला है, कटिहार है, जहां पर कि आरजेडी की तुलना में कन्हैया कुमार को एज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर कन्हैया कुमार ऐसी सीटों पे जहां पर कि मुकाबला सीधा सीधा हिंदू और मुसलमान का हो जाता है, वह ध्रुवीकरण होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, वहां पर कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार अभियान में निकलने से बीजेपी को फायदा होगा। मेरा तो यही मानना है। चलिए ठीक है प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज पर समीकरण बताने के लिए, और यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं आपने इसका भी जिक्र किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कई और विधानसभा सीटों पर भी आपसे जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।